आपको राजधानी पटना का रुख करते हैं। सीएम आवास के बाहर क्या चहलकदमी है, किस तरह से उत्साह, वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे साथ वहां से संवाददाता नीरज जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या तस्वीरें वहां पर, कैसा उत्साह, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल तो जरूर होगा। देखिए, बिल्कुल सुष्मिता, आपको बता दें कि ये सीएम हाउस है और यहाँ पे कार्यकर्ताओं को आने का इजाज़त नहीं है, लेकिन जो बड़े नेता हैं, अशोक चौधरी हैं, सम्राट चौधरी आए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुलाकात के बाद निकले गए। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बिहार विधानसभा और विधान परिषद के जो सभापति हैं वो लोग पहुंचे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए कि यहाँ पे फोर्स काफ़ी संख्या में लगाई गई है। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों का आना यहाँ पे अलाउ नहीं है, और इसी को लेकर के अशोक चौधरी हैं, ललन सिंह हैं, सम्राट चौधरी से भी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री को। तो साफ तौर पे यही कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा की जो चुनाव हुई है वो मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव हुई है। भले ही एनडीए को बढ़त मिली है, लेकिन अब सीएम फेस को लेकर के, शपथ ग्रहण को लेकर के तमाम मुद्दे पर बातचीत चल रही है मुख्यमंत्री से। और इसी सब सिलसिले में सम्राट चौधरी भी तारापुर से जीतने के बाद वो सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और आवास पहुंच करके लगभग 5 मिनट तक मुख्यमंत्री से मुलाकात की, बातचीत की, और उसके बाद फिर निकल गए हैं। और बिहार विधान परिषद के सभापति भी पहुंचे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। तो सीधे तौर पे यही समझा जा सकता है कि अब एनडीए बढ़त में है, बहुमत में है, तो अब सरकार बनाने की कवायद जो है वो तेज हो गई है। शपथ ग्रहण का समय सेट होगा कि किस दिन शपथ ग्रहण होगा, और मुख्यमंत्री को लेकर के जो कयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री ही 2025 जो बिहार विधानसभा चुनाव है उन्हीं के चेहरे पे चुनाव होगी और वही मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे बता रहे हैं कि बीजेपी बहुमत में है, यानी कि जदयू से ज़्यादा बहुमत में है, ज़्यादा सीट जीती है। तो इसको लेकर के लोग बता रहे हैं कि बीजेपी अपना चेहरा उतार सकते हैं। लेकिन इसी सब मुद्दे को लेकर के सम्राट चौधरी भी, ललन सिंह भी, जो जदयू के बड़े नेता हैं अशोक चौधरी हैं, वो सभी तमाम लोग बातचीत किए हैं। जी बिल्कुल नीरज, देखिए अब आंकड़े स्पष्ट हो गए हैं। इसी आंकड़ों का इंतजार किया जा रहा था कि क्या आंकड़े निकलकर सामने आते हैं, और अब देखिए शाम के लगभग 4:30 पौने 5 बज चुके हैं। बिल्कुल आंकड़े स्पष्ट हो गए हैं, कुछ टेबल की काउंटिंग और बची हुई है। आप बने रहिएगा नीरज हमारे साथ, क्योंकि सीएम आवास के बाहर क्या चहलकदमी है, इसकी तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। इन सबके बीच एक और आपको इलेक्शन ब्रेकिंग बता देते हैं। दरभंगा शहरी सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। मंत्री संजय सरावगी यहाँ पर छठी बार चुनाव जीतते हुए नजर आ पाए हैं। तो एक मंत्री यहाँ से नाम सामने आ पाया है संजय सरावगी जी का, जो छठी बार इस बार चुनाव जीतकर सामने आए। दरभंगा शहरी सीट पर बीजेपी की ये जीत सुनिश्चित कर ली गई है। बहुत बहुत आभार उनके प्रति, छठी मैया की कृपा से आपने छठी बार मुझे फिर से अपनी सेवा करने का मौका दिया है। ईमानदारी से सेवा करने का मौका बाकी रह गया वो करूँगा। और बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार आ रही है, और मिथिला में तो सुबह साफ हो, दरभंगा में 10 की 10 सीट हम लोग प्रचंड बहुमत से लग ही रहा था, पहले से ही लग रहा था कि प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतेंगे। तो प्रचंड बहुमत से हम लोग, राघोपुर से तेजस्वी यादव भी पीछे हो गए, क्या पहले ही बोल दिया गया था वो भी हारेंगे। एक और इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। अलीनगर सीट पर बीजेपी जो है वो जीत के करीब नजर आ रहा है। मैथिली ठाकुर की जीत लगभग तय बताई जा रही है। तो अब मैथिली ठाकुर वो एक ऐसा नाम है जो पहली बार इस बार चुनावी रण में थी, और यहां से लगभग अपनी जीत सुनिश्चित करती हुई मैथिली ठाकुर भी नजर आ पा रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों का विश्वास जो उन्होंने मुझ पर जताया, और इसको लेकर के मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो ये जीत मेरी नहीं है, उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। खास करके युवाओं मतदाता जो थे वहाँ पे काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली, खास करके लड़कियाँ, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बिल्कुल एक समाज में एक ऐसा चेंज जो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में जो लेकर के आए, लड़कियों को सेफ महसूस कराना और लड़कियों को जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए उस चीज़ को लेकर के, मतलब महिलाओं के लिए जिन्होंने काम किया है, इसने मेरी जर्नी को आसान बनाया। और जितना नरेंद्र मोदी जी को लोग प्यार करते हैं, ये पूरी जर्नी में मुझे बहुत राहत मिली, क्योंकि लोगों का विश्वास उन लोगों के साथ, हमारे एनडीए सरकार के साथ है।
तो आपने सुना कि यहाँ मैथिली ठाकुर अपनी जीत से बेहद खुश नजर आ रही है। ये आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं। और अब एक और आपको हम ब्रेकिंग न्यूज जरूर बता देते हैं कि सरिया से जेडीयू की जो शालिनी मिश्रा है उनकी भी जीत हुई है। ये बातें बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि किस तरह से ये तमाम समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। कुचायकोट से जेडीयू के अमरेंद्र पांडे की जीत हुई है और दरभंगा सदर से मंत्री संजय सरावगी की जीत दर्ज कर ली गई है। गया सीट से डॉक्टर प्रेम कुमार की 9वीं बार जीत दर्ज की गई। अलौली से जेडीयू प्रत्याशी रामचंद्र सदा की जीत हुई है। तारापुर से बीजेपी प्रत्याशी सम्राट चौधरी जीते हैं। धमदाहा सीट से जेडीयू प्रत्याशी लेसी सिंह की जीत हुई है। अमौर से एआईएमआईएम के अखरुल इमान जीते हैं और अख्तरुल की शिकार नौतन से बीजेपी प्रत्याशी के नारायण शाह अपनी जीत सुनिश्चित करते नजर आए हैं। दानापुर से बीजेपी के राम कृपाल की जीत हुई है और इसके साथ ही मनेर से आरजेडी के भाई वीरेंद्र की जीत हुई। हरनौत से जेडीयू के हरिनारायण सिंह जीते हैं। बांकीपुर से मंत्री नितिन नवीन की जीत सुनिश्चित कर ली गई है। बेलागंज से जेडीयू की मनोरमा देवी जीती है। मोतिहारी सीट से बीजेपी के प्रमोद कुमार अपनी जीत सुनिश्चित करते नजर आ रहे हैं। मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह की जीत हुई है। रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा शहाब जीते हैं और इसी के साथ वैशाली सीट से जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल जीते हैं। अररिया से कांग्रेस के भी यहाँ प्रत्याशी यानी कि आबिदुर रहमान जीते हैं। सिकटी से बीजेपी के विजय कुमार मंडल जीते हैं तो जो कि हाट से एआईएमआईएम के मोहम्मद मुर्शीद आलम जीते हैं। रानीगंज से आरजेडी के अविनाश मंगलम जीते हैं। तो ये वो आंकड़ा हम आपको बता रहे थे जो अब फिलहाल जीत की तरफ है, जीत उनकी झोली में है और अब उनके पास होगा ये 5 सालों का समय जिसमें वे काम करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। जो उन्होंने चुनावी वादे किए उन वादों को उन्हें पूरा करना होगा क्योंकि जनता के बीच वोट की मांग उन्होंने अपने कामों के आधार पर मांगा था, अपने विश्वास के आधार पर मांगा था और जो वादा उन्होंने किया है क्या वो वादे पूरे होंगे ये अब देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। इन सब के बीच एक और आपको ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। कटिहार सीट पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित कर ली गई है। बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद यहां से जीत चुके हैं। 5वीं बार तारकिशोर प्रसाद यहां से जीत हासिल करते नजर आए। 24,000 वोट से वीआईपी के सौरभ अग्रवाल को उन्होंने हरा दिया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जो वोट अंतराल रहा वो 24,000 का रहा है और तारकिशोर प्रसाद यहां से जीत सुनिश्चित करते हुए नजर आ पाए हैं। लोग अलग अलग तरीके से बलों का प्रयोग करके चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनबल के सामने धनबल धराशायी हुआ। जनता जीती, धनबल हारा और हम जिनके लिए लगातार हमें काम करने का अवसर मिला, हम उनकी बेहतर ढंग से उनकी सेवा करेंगे। मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ। आपने सुना कि किन किन सीटों से जीत सुनिश्चित हुई है और कई राजनीतिक पार्टी गदगद जरूर है लेकिन कांग्रेस के लिए निराशा हाथ लगी है। हमारे साथ अब स्टूडियो में मेहमान कांग्रेस की तरफ से मृणाल जी जुड़े हुए हैं। मृणाल जी, स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। देखिए, निराशा जरूर हाथ लगती है लेकिन इस पर राहुल गांधी का भी एक जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी हार पहले नहीं देखी गई थी, लेकिन क्या कारण माना जा सकता है कि कोशिश तो आपकी तरफ से पूरी मुकम्मल की गई, हर वो वादे, हर वो चुनावी रणनीतियों पर आपने चर्चा किया, लेकिन कमी कहाँ रह गई होगी, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है मैम जी कि जिस प्रकार से मैंडेट मिला है जनता को, मैं उनका स्वागत करता हूं कि एनडीए जो है इस मैंडेट में आगे रही और महागठबंधन पीछे रहा है। जरूर हम लोग में कुछ कमी होगा जिसके कारण से हम लोग की हार हुई है, लेकिन जिस प्रकार का चुनाव का रिजल्ट आ रहा है उसे देखने से पता चलता है कि एक तरफा रिजल्ट है जी। जहां तक कि संघर्ष की बात है तो हम लोग ने जनता के लिए रोड से लेकर संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया है उनके मुद्दों को लेकर। जिस प्रकार से युवाओं को छेड़ा जा रहा था, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि माइक्रो फाइनेंस में महिलाएं फंसी हुई थी गांव की, यही नहीं और आप देख रहे होंगे कि पलायन इतनी संख्या में थी। हम लोग सभी मुद्दों को छुआ और जनता के लिए बेसिकली हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। मान लेते हैं कि हम लोग की हार हुई है और हार और जीत
तो चुनाव में दो ही पहलू है, या तो हार या जीत। और हम लोग बैठकर जितने भी महागठबंधन के या कांग्रेस के जितने भी नेता हैं सीनियर, वो लोग मिल बैठ के समीक्षा करेंगे, कहाँ से भूल हुई, कहाँ से चूक हुई। हमारे राहुल गांधी जी जो काफ़ी यहाँ रैली की, प्रियंका गांधी जी भी हमारी यहाँ काफ़ी रैली की और समस्याओं को उन्होंने उठाने का बहुत पुरजोर प्रयास किया। और जनता जिस प्रकार से हम लोग देखते थे कि भीड़ जुट रही है हमारी रैली में, और उस प्रकार से हमें मैंडेट नहीं मिलती है, तो कहीं पर हमें शंका भी होता है। देखिए मृणाल जी, शंका कीजिए, लेकिन ये तो हमेशा से कहा गया ना कि भीड़ वोट नहीं होती है, भीड़ को वोट में तब्दील करना बेहद मुश्किल हो जाता है। बात आपका सही है, लेकिन जहां तक बेसिकली पार्टी का बात है, हम लोग नेशनल पार्टी हैं, और जिस प्रकार से हम लोग मुद्दे को उठा रहे थे, जनता का मुद्दा उठा रहे थे। ये लोग देखिए कि बेसिकली 20 साल से शासन में है, और शासन में जिस प्रकार का बेसिकली इन्होंने शासन चलाया है, अत्याचार का, महिलाओं पर अत्याचार आप देख लीजिए, आप जिस प्रकार से देख लीजिए कि एनसीआरपी का रिपोर्ट देख लीजिए कि किस प्रकार से क्राइम का रेट बढ़ा हुआ है, आप देख लीजिए किस प्रकार से बेरोजगारी का रेट बढ़ा हुआ है। ये अगर जॉब भी दे रहे थे, इंटेलेक्चुअल जॉब दे रहे थे, और हम लोगों ने वादा किया था कि भाई जितने भी हम लोग सरकार में आते हैं तो हम लोग बेसिकली उनको सरकारी नौकरी देंगे, और जितने भी पद खाली हैं 54 विभाग में, उनको सबसे पहले भरने का प्रयास करेंगे, और भर कर भी बेसिकली हम उनको देंगे। लेकिन क्यों ऐसा हुआ, कहां से भूल हुई, किस प्रकार से चूक हुआ, देखे कि आप लोग चुनाव में बाहर से अधिकारियों को बुलाया गया, बाहर से बेसिकली कई फोर्स को बुलाया गया, और कई जगह अनियमितता भी देखी गई। तो इन लोगों का हम लोग समीक्षा करेंगे कि ये वोट जो है तब्दील हमारे वोट में क्यों नहीं तब्दील हो पाया, ये सब समीक्षा करने का बात है, और हम लोग पार्टी में समीक्षा भी करेंगे। हम लोग का विचारधारा जो बेसिकली होता है, उसी विचारधारा पर हम लोग काम करते हैं और जनता से जुड़ाव रखते हैं। बिल्कुल मृणाल जी, देखिए आपसे आगे चर्चा को जरूर बढ़ाएंगे। एक बार और ब्रेकिंग अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर लेते हैं। इमामगंज सीट पर हम के प्रत्याशी की जीत हुई है। दीपा मांझी ने यहां से जीत जो है वो दर्ज कर ली है। तो अब जो नाम है वो एक एक करके सामने आने, और हम पार्टी के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि उनकी प्रत्याशी थी दीपा मांझी और उन्होंने ही यहाँ से जीत दर्ज कर ली है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, कुछ जीत का जश्न है, हम पार्टी की प्रत्याशी हैं, और ये सीट, ये जीत उनके लिए सुनिश्चित करना मुश्किल जरूर था, लेकिन उन्होंने ये जीत हासिल की है। जीत मिली है, हमारे पूरे इमामगंज की जनता की जीत है, और उनके ही निर्देशानुसार हम चलेंगे, उनके बीच रहेंगे, काम करेंगे। यही मेरा आगे उस क्षेत्र का विकास का उद्देश्य है। हम पार्टी का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो होना ही था। हम पार्टी इतना मेहनत करते हैं, सभी जगह इनका चर्चा भी है, कम समय में इतना पहचान मिला हम पार्टी को, तो ये तो होना ही था, ये नतीजा आना ही था, हमें पहले शुरू से ही हम लोगों को पता था। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक बार पूर्णिया का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता जेपी मिश्रा वहां से जुड़े हुए हैं। जेपी जी, 7 विधानसभा क्षेत्रों के समीकरण को समझना, साधना, जनता के मुद्दों को जानना, और उसके बाद वहां के वोटों के आधार पर जो आज गिनती सामने आई है, लेशी सिंह तो काफी आगे निकल गए। मुझे लगता है कि लगभग हजारों वोटों का अंतराल है, 30 से 40 हजार हो जा रहे हैं वोट के अंतराल। बाकी विधानसभा सीटों पर क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाया है? सुस्मिता, यहाँ से जो स्थिति है कि 5 सीट पर एनडीए गठबंधन की जीत लगभग सुनिश्चित मानी जा रही है। 3 पर तो जीत हो चुकी है, और जो 2 सीट है उस पर इतनी बड़ी बढ़त है कि वो अब पीछे मुड़ के देखने की कोई बात नहीं है। और 2 सीटों पर AIMIM, एक सीट पर तो जीत हो चुकी है अमौर से, और दूसरे सीट पर बढ़त बनाई हुई है। तो महागठबंधन का पूरी तरह से पूर्णिया से सुफरा साफ हो गया है, और एनडीए 5 सीटों पर पूरी 5 से जीती है, बात सकते हैं। और जहां तक हम सीट वाइज अगर बात करें तो लेसी सिंह ने उतने वोट से जीत हासिल की है जितना विपक्षी दलों को वोट आया है। तो जीत का जो अंतर है यह बहुत बड़ा अंतर है, और लगभग 55,000 वोटों से लेसी सिंह जीती है। वहीं अगर हम भाजपा के कैंडिडेट की बात करें, पूर्णिया से विजय खेमका बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं और जीत की ओर अग्रसर हैं। साथ ही बनमनखी सीट से जो 5 बार के विधायक हैं कृष्ण कुमार
ऋषि छठी बार जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और लगभग 40,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। उसी तरह अख्तरुल इमाम 22 अमौर से सीट निकाल चुके हैं और 22 से गुलाम सरवर जो AIMIM के कैंडिडेट हैं जीत की जरूरत है। बात अगर हम कस्बा विधानसभा की करें तो कस्बा से नितेश सिंह जो लोजपा के प्रत्याशी है और पहली बार चुनाव भाग लिए, पहली बार चुनाव में हिस्सा लिए हैं और वो भी जीत की ओर अग्रसर है। तो काफी दिलचस्प मुकाबला है। एनडीए लगातार 5 सीटों पर जीत रही है और 2 सीट जो है वो AIMIM। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि AIMIM ने जिस तरह सीमांचल में बड़े क्षेत्रों में, बड़े विधानसभा क्षेत्रों में वो अपने उम्मीदवार उतारे, जिसका सीधा कहीं ना कहीं असर महागठबंधन के उम्मीदवार पर देखने को मिला। और जो फ्रेंडली फाइट की बात आप कर रहे थे, जो फ्रेंडली फाइट जो 12 सीटें थी, उसका भी असर कहीं ना कहीं महागठबंधन को झेलना पड़ा। तो एक तरफ AIMIM और दूसरी तरफ फ्रेंडली फाइट, ये जो लगभग 44 सीटें थी, यहाँ पर सीधा नुकसान। देखिए जेपी जी, आपने अच्छा मुद्दा उठाया, फ्रेंडली फाइट की जो आप बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में कांग्रेस के ही गेस्ट जुड़े हुए मृणाल जी, इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि जब भी कह सकते हैं दोस्ताना संघर्ष की बात हुई, फ्रेंडली फाइट की बात हुई, क्या वो कारण बन गया कहीं किसी विधानसभा सीट पे जहां आपने हार का सामना किया? नहीं हो सकता है, ये कारण हो सकता है। जिस प्रकार से फ्रेंडली फाइट तो कहीं किसी भी चुनाव में नहीं होता है, लेकिन फ्रेंडली फाइट के नाम पर अगर जब प्रत्याशी उतारा गया तो भी हार का कारण हो सकता है, क्योंकि वोट जो है एक दूसरे से बट गया। हाँ। जिसके कारण से हार माने हुई है, या तो महागठबंधन की हुई, या जो कांग्रेस पार्टी है, या राष्ट्रीय जनता दल के हैं, या VIP के हैं, या कोई भी IP माले के हैं, तो वो फ्रेंडली फाइट भी उसका कारण हो सकता है। हम इसको स्वीकारते हैं। और इसका अगर नुकसान की हम बात करें, क्योंकि देखिए आप कांग्रेस की तरफ से हमेशा से कहा गया कि कई दशकों से आप पीछे हैं बिहार में, लेकिन इस बार जो पीछे गए, कितना समय लग जाएगा आपको वापसी करने में? देखिए वापसी करने में कुछ समय नहीं लगता है, ये तो बेसिकली जनता के ऊपर है। अगर जनता हमारी कार्यशैली को अच्छे ढंग से देखेगी, परखेगी कि किस प्रकार से हम लोग कार्य कर रहे हैं, उनके मुद्दे को उठा रहे हैं, हम उनके बीच में जा रहे हैं, उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो बट नेचुरली है कि जनता जो है फिर 5 साल के बाद मौका दे सकती है। ऐसी बात नहीं है कि चुनाव केवल एक ही दल के, अगर NDA गठबंधन है तो वही जीत रही है। अब तो बेसिकली जिस प्रकार का मैंडेट आया है हमें, तो उसमें तो हम लोग को सोचनीय है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, जिस प्रकार से हम लोग काफ़ी उत्साहित होकर जनता के बीच में जा रहे थे, और जनता भी काफ़ी उत्साहित थी, और फिर जो परिणाम आ रहा है उसके देखने के बाद तो थोड़ा सा चिंता तो बढ़ जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। अब हम लोग इसके समीक्षा करेंगे और हार के कारण का भी जानना बेहद जरूरी है। नहीं समझना, जनता के मुद्दों को समझना, ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन जो तेजस्वी यादव की तरफ से नौकरी के लेकर बातें कही गई, इस पर कहा भी कसा गया की तरफ से, क्या लगता है वो काम नहीं आया क्या ये मुद्दा? नहीं, देखिए जैसे नौकरी की जो बात हुई थी उसमें सच्चाई थी। सच्चाई ये थी कि जिस प्रकार से पलायन था, जिस प्रकार से बेरोजगारी था, तो एक तेजस्वी यादव ने वादा किया कि हर एक घर को नौकरी दूंगा। तो उसके पीछे हम लोग का एक ब्लूप्रिंट तैयार था, किस प्रकार से हम लोग को काम करना है, महागठबंधन के जितने भी लोग हैं किस प्रकार से काम करेंगे, किस प्रकार से हम लोग इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, वो सब चीज हम लोग के पास तैयार था। लेकिन उसके पीछे भी हो सकता है कि लोगों को समझ में नहीं आया। मीडिया जिस प्रकार से बेसिकली नेशनल मीडिया मुद्दा को उठाते रही, बराबर उस पर कटाक्ष करते रही, तो हो सकता है कि जनता जिस प्रकार से सोशल मीडिया और जिस प्रकार का बात उन्होंने प्रधानमंत्री जिस प्रकार का बात उठा रहे थे, कट्टा का, गोली का, बंदूक का, जिस प्रकार से बीजेपी अपनी षड्यंत्र में कामयाब हो गया है कि उन सारे बयानों से ही ये प्रभावित हुआ है। नहीं, षड्यंत्र भी तो रचा गया है, क्योंकि बीजेपी एक षड्यंत्रकारी पार्टी है। आप देख लीजिए कि जब 1947 में जब हम लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन जब हम लोग स्टार्ट किए थे, तो उस टाइम भी बेसिकली ये लोग मुखबरी कर रहे थे कांग्रेस के नेताओं का। तो ये इनका बेसिकली एक चलन है कि जहां भी अगर जीत हासिल करनी है, आप देखिए ना कि पूरा
प्रदेश जो है पूरा माने भारत के जितने भी गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सब यहाँ पर उपस्थित थे बिहार में, और कैमरा बंद करके बेसिकली क्या कर रहे थे हम नहीं जानते हैं। लेकिन वहाँ देखिए कि घटना घट गई, आतंकवादी घटना घट गई, जिसमें कि कम से कम 8 से 12 लोग मारे गए। तो ये सब सवाल जो है, इनका चुनाव ही सबसे सर्वोपरि है कि चुनाव हमको किसी एन के प्रकार हम लोग को जीतना है। लेकिन हम लोग का बेसिकली एक ही मोटो है कि जनता को सुरक्षित रखना है, और एक ऐसा बेसिकली आप लोगों पे तो ये भी आरोप लगते हैं ना, आप सिर्फ बिहार के चुनाव को मत देखिए, जो आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र रचा गया, वोटों को बांटा गया, आप लोगों के साथ जो भी है चुनाव आयोग पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार के लिए तो आपने ये कह दिया, झारखंड के लिए क्यों नहीं कहते, अन्य राज्यों के लिए क्यों नहीं कहते जहां पर आपकी सरकार है, वहां पर वोट चोरी नहीं हुई क्या? वहां तो आपके साथ सरकार है ना महागठबंधन की, तो फिर वहां क्यों नहीं? देखिए, वहाँ झारखंड का चुनाव एक अलग चुनाव था। वहाँ बेसिकली जो राज्य थे वो छोटे राज्य हैं, लेकिन बिहार एक बड़े राज्य के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर बिहार अगर बेसिकली कब्जे में आएगा तो पूरे देश में संदेश जाएगा कि जो ये पार्टी है एनडीए का, वो काफी संगठित और मजबूत है। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग षड्यंत्र रचते हैं, जिस प्रकार से पैसे के बल पर, चुनाव आयोग के बल पर इन्होंने चुनाव को लड़ा है, हम लोग बराबर कहते रह गए कि आप 65 लाख जो वोट काटे हैं उसका बेसिकली हमें बताइए कि ये दीजिए। इन्होंने कहा था कि हमने जिला मुख्यालय में सब कुछ उसको हम लोग प्रसारित करेंगे, लेकिन इन्होंने इतना भी नहीं बताया कि कितने लोग बाहर गए, कितने लोग बेसिकली माने डेथ कर गए, और कितने जगह लोगों को 2 जगह नाम है। आप देख लीजिए, राकेश सिन्हा जी चुनाव के टाइम में एक तरफ दिल्ली में फरवरी में उंगली दिखा रहे थे, और यहाँ पर फिर आपको इस चुनाव में भी उंगली दिखा रहे थे। तो हमें तो पता ही नहीं चला कि किस प्रकार का SIR हुआ। तो कई चीजों को बेसिकली हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये चुनाव को अपने पाले में लेके आए हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए मृणाल जी, आप बने रहिएगा। अब एक बार और इलेक्शन ब्रेकिंग अपने दर्शकों तक बता देते हैं। कहलगांव सीट से बात हो रही है, और कहलगांव सीट से जेडीयू के शुभानंद मुकेश जो है वो जीतते नजर आ रहे हैं। 35 सीट से बीजेपी के मुरारी पासवान जीते हैं। तो वहीं आगे बात करें तो बिहिपुर सीट से भी बीजेपी के ही ई शैलेंद्र जो है वो चुनाव जीत चुके हैं। अब जैसे जैसे शाम होगा, क्योंकि 5 बज चुके हैं, और 5 बजे के बाद तस्वीरें और भी स्पष्ट हो जाएगी, जश्न का माहौल जरूर नजर आ रहा है। जो सीटों पर लगातार कशिश न्यूज आपको अपडेट दे रहा है, उन सीटों में से एक सीट बिहारपुर सीट भी है, जहां से बीजेपी के ई शैलेंद्र जो है वो चुनाव जीतते हुए नजर आए हैं। क्षेत्र को विकास के लेके मैं ध्यान में रखता हूँ, ये जीत हमारी नहीं जनता की है। ठीक है, आगे क्या सोचा है आपने? आगे लक्ष्य जो निर्धारित होगा उसका मैं पूर्ण करूंगा। इस जीत पर कितना भरोसा था? भरोसा 100% भरोसा था, शुरू से भरोसा था कि अगर संगठन मेरे ऊपर विश्वास करे तो मैं दूंगा, 100% दूंगा। चूंकि मुझे जिस प्रकार से रिस्पॉन्स सब दिन मिलते रहा, कभी नेगेटिव मैंने सोचा नहीं, हमेशा और हमेशा फूल वितरण के फूल में मिल रहा है। हमने कभी किसी के लिए कांटे बोया नहीं कहीं। आज मेरा कोई भी अपने क्षेत्र में जाइए, कोई भी एक भी विरोधी नहीं। पूर्णिया से संवाददाता लगातार जेपी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी जी, देखिए, अगर बात होती है विधानसभा क्षेत्रों की, 7 विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया में, वहां से जिन प्रत्याशियों को जीत मिल रही है, तो उनके लिए अब एक बड़ा टास्क होने वाला, क्योंकि जिन मुद्दों के आधार पर वे चुनावी रण में थे और उन वादों के साथ उन्होंने जनता से वोट की अपील की थी, वो वादे उन्हें पूरे करने होंगे, क्योंकि उसी वादे के आधार पर जनता ने उन पर विश्वास किया और मत से जिताने का काम किया है। जो एनडीए के कैंडिडेट हैं वो वायदे किए हैं, और वायदे को पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जहां तक बात है कि जो केंद्र प्रायोजित योजना है या राज्य सरकार की जो योजना है वो जमीन पे दिख रही है, जमीन पे उतारा गया है, उसका व्यापक असर पड़ा है। और आने वाले समय में जो योजनाएं जिसकी वायदे किए गए हैं, उन योजनाओं पर भी ये जो नेता जो जीत के आए हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन सरकार उनकी होगी, केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य उनकी सरकार होगी, तो निश्चित रूप से जितने भी वायदे इन लोगों ने किए हैं वो पूरा होता दिख रहा है। थोड़ा सा हम आपको सीमांचल की बात अगर करूं, सीमांचल क्षेत्रों में बड़ा इस बार बदलाव देखने को मिला है। जो किशनगंज का इलाका है, सुष्मिता, उस इलाके में भी एनडीए ने परचम लहराया है, और 3 सीटों पर एनडीए लगभग जीत
चुकी है। तो ये जहां पर बिल्कुल ही महागठबंधन का वो गढ़ माना जाता था, उसी तरह से किशनगंज में भी एनडीए की प्रचंड बहुमत कई सीटों पर मिली है। कटिहार में भी सीट जीती गई है। तो जो 24 सीमांचल के सीट हैं, उन सीटों में बड़े सीटों पर लगभग आधे से अधिक सीटों पर एनडीए का कब्जा है, जहां पिछले चुनाव में काफी कम एनडीए सीटें जीती थी। तो सीमांचल में जिस तरह से एसआईआर का मुद्दा या फिर बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा या फिर रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाया गया, मंच से उठाया गया, वो कहीं ना कहीं यहाँ कामयाब होता दिख रहा है। और एक खास बात यह है कि जितना प्रचंड बहुमत मिला है, इसमें कहीं ना कहीं हर वर्ग का वोट एनडीए को मिला, ये तो मिलना पड़ेगा, चाहे वो मुस्लिम आबादी हो या अन्य वोटर हो, महिलाएं हो, सभी का वोट उन्हें मिला है। बिल्कुल, देखिए जेपी जी आप बने रहिएगा हमारे साथ, और देखिए हमारे साथ स्टूडियो से मृणाल जी भी बने हुए हैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। वक्त फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक का है, जब वापस लौटेंगे।